वेलकम टू एडुहब कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोरा। स्टूडेंट्स, अभी तक के जितने भी वीडियोस अपलोड करे गए वहां पर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स तक को कंप्लीट करा दिया गया है। हम लोगों ने कवर करे तीनों मेथड, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास, आज का वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। दैट इज बिकॉज आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हाउ वी ट्रीट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। बहुत अच्छे से समझना बेटा, आप पिछले 4-5 सालों के पेपर्स को ग्लांस लीजिए। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक। कोई भी ट्रांजैक्शन दिया होगा और उसमें आपको बताना है कि वेदर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू ऐड इन नेशनल इनकम और नॉट, हाउ यू ट्रीट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। उसको इंक्लूड करते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल बता दूं कि बेटे, आप लोग आंसर में रीजन जरूर लिखना। अगर आपने केवल इतना लिख दिया कि यस द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू इंक्लूड इन नेशनल इनकम, लेकिन आपका रीजन अगर गलत है तो सॉरी टू से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स a proper valid reason is important for estimating या for identifying the particular transaction। पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक ग्लांस देना चाह रहा हूं तीनों मेथड का। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बिल्कुल कोशिश करके अपना बोर्ड वर्क इतने से एरिया में यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को ये तीनों मेथड हैंड टू हैंड वहीं दिखाता चलूं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे 3 मेथड दिए हुए हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, उसमें हमने सबसे पहले जीवीए निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसमें डोमेस्टिक सेल्स, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल कंजम्पशन है। बिल्कुल इलेबोरेट कंटेंट इसका मैं दे चुका हूं मेरे स्पेसिफिक वीडियोस में। वैल्यू एडेड का अपने में दे चुका हूं, इनकम का अपने में दे चुका हूं, एक्सपेंडिचर का अपने में दे चुका हूं, अभी ग्लांस दे रहा हूं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पहले इन तीनों मेथड्स के वीडियो को देखना और उसके बाद ये वाला वीडियो देखना तो और बेनिफिट रहेगा। ऑल्दो मैंने अपने बोर्ड पे पहले पूरा सारी चीजें आप लोगों को लिख दी, आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। डोमेस्टिक सा तो है तो एक्सपोर्ट्स आएगा, ऑलरेडी पता है आप लोगों को। जीबीएस आरओ के ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, तब जाकर हमको क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी मिलेगा। जीडीपी एमपी मिलेगा बेटा, तो जीडीपी है उसको नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी है, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल एग्रीगेट कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं। ग्रॉस से नेट गया माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा प्लस एनएफआई, मार्केट फैक्टर जा रहा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये आ गया वैल्यू एडेड कवर। आ जाते हैं बगल में इनकम मेथड के ऊपर। इनकम मेथड, डोमेस्टिक इनकम निकल रही है, पहले यहाँ पे एनडीपीएफसी लिखा हुआ है। एनडीपीएफसी के 3 कंपोनेंट होते हैं, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई मिक्स्ड इनकम। सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे हम सारी वो चीजें लिखते हैं बेटा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की होती है। दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश, किसी प्रकार का बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस और ऑल द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज, लंच प्रोवाइड कराना, काइंड ऑफ। तो कोई भी चीज जो एक बेनिफिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइंड इज व्हाट वी कंसीडर एज वेजेस सैलरी इन काइंड। देन आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर एम्प्लॉय होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग सरप्लस होता है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। कौन कौन सी चीजें हैं बेटा? इसमें आती है रेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, वो जो चीजें रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला टुकड़ा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर 3 चीजें आती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने देखा, मिक्स्ड इनकम। तीनों को प्लस करूंगा, एनडीपी मिलेगा। एनडीपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है, दैट इज डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूं, एनएफआई प्लस होगा और कुछ नहीं। आफ्टर दिस द लास्ट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अपन लोगों ने देखा कि सबसे पहले जीडीपी निकलता है, जीडीपी एमपी, जिसमें 4 कंपोनेंट है, पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ, एक्सपेंशन। पीएफसी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है किसके ऊपर? फाइनल कंजम्पशन नेचर की चीजों पे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड दैट टू ऑन कंजम्पशन नेचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज जीडीसीएफ।
इट इज प्योरली स्टैंड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, आइदर वो गवर्नमेंट करे, आइदर वो प्राइवेट सेक्टर करे या इंडिविजुअल करे, दैट टू फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन, वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो टुकड़े होते हैं राजा बेटा। एक होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल होता है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, तो हमने चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया, इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। आखिरी है नेट एक्सपोर्ट्स। सब प्लस किया तो जीडीपी मिला, जीडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ग्रॉस से नेट गया, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल, एनएफआईए प्लस, मार्केट से फैक्टर, एनआईटी। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम के तीनों मेथड। तो स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने ग्लांस दिया सारे मेथड का। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ यू ट्रीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉई बाय एन एम्प्लॉयर। अब आप पूरे मेथड में सबसे पहले तीनों मेथड में सोचो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहां आता है। सोचो सिर्फ एक जगह, इनकम मेथड। स्टूडेंट्स मैं आपको एक फंडामेंटल लॉ दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हर वो प्रकार का ट्रांजैक्शन जो हमारे नेशनल इनकम के तीनों मेथडों में से किसी भी मेथड के फॉर्मूले में प्लस हुआ होगा, वो नेशनल इनकम में रिकॉर्ड होगा, गारंटी। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो फॉर्मूले में डिडक्ट, सब्ट्रैक्ट या माइनस हुआ होगा, वो आइटम एक्सक्लूड होगा। ये फंडामेंटल है, मैं आपको इसी के थ्रू पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपको रीजन आना है। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉई बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने दिया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहां आता है? इनकम मेथड। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई। अब आपको तीनों मेथड रिकॉल नहीं करने, आपको सिर्फ इनकम मेथड रिकॉल करना है। अब रिकॉल इनकम मेथड में कहां आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय? सिर्फ सीओई का टुकड़ा है। ओवेस तो है ही नहीं, एमआई तो है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ अब तुम्हें क्या याद करना है? सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि सीओई का टुकड़ा याद करना है। अब सीओई में सोचो क्या है? कैश। यहां पे तो कैश की कोई बात ही नहीं, हाउस है, इसका मतलब काइंड की बात हो रही है। अब देखो हाउस किसने किसको दिया है बेटा? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, बेनिफिट हो गया। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया तो बेनिफिट हो गया, तो वो ये प्लस भी होता है, ये तो प्लस हो रहा है। तो क्या लिखोगे? यस इट इज अ पार्ट ऑफ सीओई, इट इज अ पार्ट ऑफ सीओई। एक बार और ग्लांस। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉई बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर रिलेशन इनकम मेथड का टुकड़ा है, तो प्लस हो रहा है, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ सीओई, full stop. So the above transaction is included in national income computation. आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, fees to a mechanic paid by a firm। फर्म ने पे करी है, इंडिविजुअल नहीं लिखा। मैं अगर बोलूं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई भाई, अब मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं मैकेनिक के पास ले गया और मैंने मैकेनिक को पैसे दे दिए, क्या ये रिकॉर्ड होगा? यस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने सामने वाले से सर्विसेज ली, सामने वाले को पैसा दे दिया, तो यस आई एम द एंड यूजर ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस, मैंने एंड यूज किया उस सर्विस का, तो मेरे लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं? वापस सुनिए, प्लीज सुनिए। फीस पेड या मैंने मैकेनिक को पैसे दिए, सर्विस का सर्विस चार्ज पे किया मैंने, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अब केस देखना जरा, फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म है भैया, फर्म ने खर्चा पे करा है। याद करो, फर्म वैल्यू एडेड मेथड में आ जाओ। फर्म मेंटेनेंस एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस कहां आता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है।
भाई मैंने मेरी मशीन होगी, मेरी मशीन खराब हो गई होगी, तो मैंने मशीन का खर्चा दे दिया सामने वाले को। सर एक्सपेंडिचर तो फर्म ने किया ना। अरे मेरे बेटे, फर्म ने एक्सपेंस किया तो फर्म की नजरों में क्या है वो? इंटरमीडिएट एक्सपेंस है ना, एक इंटरमीडिएट एक्सपेंस हुआ ना उसका। यस और नो? मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मार्कर परचेस करे, इंटरमीडिएट एक्सपेंस हुआ? याद करो, इंटरमीडिएट गुड्स का वीडियो। तो फीस पेड टू अ मैकेनिक बाय अ फर्म, अगर ये फर्म, अब भी हाल थोड़ी सी देर पहले मैंने बोला कि अगर ये इंडिविजुअल होता तो यस पीएफसी होता, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता तो हम ऐड करते, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बाय अ फर्म है, तो फर्म खर्चा दे रही है, इसका तो इंटरमीडिएट एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? इंटरमीडिएट एक्सपेंस हो गया। अब आप बोलोगे सर ये प्लस हो रहा है। अरे मेरे बेटे, इंटरमीडिएट एक्सपेंस देखो माइनस होता है, देखो माइनस होता है। वो याद करो, फंडामेंटल लॉ कैसे कहा है सुमित सर ने, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन में फॉर्मूले में माइनस हो रहा होगा तो एक्सक्लूड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो, इट विल नॉट going to include in national income as it is a part of IC. Reason is important. No, it will not going to include in national income as it is a part of intermediate consumption. आप पूरा लिखोगे। डन? क्लियर है? अगले पैरा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार। अब देखो भैया, कार खरीद ली है हमने, फर्म ने खरीदी है। अब फर्म, याद करो गुड्स का वीडियो, इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी की नजरों में कि नहीं हुआ? फर्म की नजरों में कार एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। प्लीज यस और नो बोलना पड़ेगा। यस, देखें, जीडीसीएफ क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हुआ, जीडीसीएफ प्लस होता है, तो क्या लिखोगे? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ जीडीसीएफ, सो इट इज इंक्लूडेड। समझिए बेटा, बहुत ध्यान से समझना, कौन से मेथड में आ रहा है वो चीज भी लिखना जरूरी है, यस और नो के अलावा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ जीडीसीएफ, सो इट इज इंक्लूडेड। स्टूडेंट्स, अपन बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर, एडिशन स्टॉक, एक एक करके समझाऊंगा। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वापस सैलरी आ गई। अब आपके दिमाग में सबसे पहले चीज आएगी, अरे इनकम मेथड है, लेकिन याद करिए एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, गवर्नमेंट आ गया ना, तो जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया तो फिर वो क्या बन गया होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन गया होगा। याद करिए, वीडियो एक बार देख लीजिएगा। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है ना बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया। प्लस होता है, इसका रिकॉर्ड होगा, तो क्या लिखोगे? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Reason is important. Next, purchase of shares. यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अब देखो, शेयर्स तो कहीं नहीं बेटा, मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। किसी भी प्रकार का विंडफॉल गेन, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, लॉटरी, विनिंग लॉटरी, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल रिकॉर्ड नहीं होता।
विनिंग ऑफ अ लॉटरी रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसका मतलब परचेज ऑफ शेयर्स क्या लिखोगे? नो इट इज विंडफॉल गेन। ठीक है, विंडफॉल गेन तो रिकॉर्ड नहीं होगा, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड। आगे आता हूं, परचेज ऑफ अ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर। अब एक टैक्सी चलाने वाला है, टैक्सी क्या है उसके लिए? असेट है, इन्वेस्टमेंट है, फर्म क्या बिजनेस में के पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कहां आता है? जीडीसीएफ, यस it is a part of GDCA, so it is included, so it is included। next last, additions to stock। क्या है? चेंज इन स्टॉक है, दुकान पे बिजनेसमैन ने माल बढ़ा, स्टॉक आया, चेंज हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे? यस यस it is an inventory investment, it is an inventory investment, so it is included in national income। बहुत क्लियर कर दूं बेटे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने के समय देख लिया करो कि वो कौन से मेथड में आ रहा है। वापस फंडामेंटल क्लियर है, देख लो आप। टैक्सी जीडीसीएफ का टुकड़ा है, जीडीसीएफ प्लस होता है। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जीएफसी, ये गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है। देखो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस होते हैं जीडीपी के, जीडीपी इधर नेशनल इनकम में आ रहा है, इसका मतलब प्लस होगा, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चेंजेस इन स्टॉक, ये आ गया। फंडामेंटल वही है बेटा, कुछ नहीं बदलेगा। हर वो प्रकार की चीज जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन के फॉर्मूले में प्लस हो रही होगी इंक्लूड कर दो, नहीं हो रही होगी एक्सक्लूड कर दो, अपार्ट फ्रॉम वो जो प्रिकॉशंस है वो जो मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स बढ़ते अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान देना। स्कूल फीस पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफिसर। स्कूल फी किसने भरी है? एक पापा ने भरी है या एक पेरेंट्स ने भरी है अपने बेटे की। तो इसका मतलब उसके फादर ने या ये कह लो उस बेटे ने स्कूल से सर्विसेज अवेल करी, मैंने मतलब सर्विस ली हो, मैंने पैसा दे दिया, तो दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि मैं मेरे बेटे की फीस हर रेगुलर मंथ में भर रहा हूं। प्लीज यस और नो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? स्कूल फीस पेड है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल है, फर्म नहीं है। फर्म नहीं है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन नेचर नहीं होगा, इंडिविजुअल है, इसका मतलब प्राइवेट वाली चीज होगी। पीएफसीई, पीएफसी प्लस होता है, पीएफसी प्लस होता है, तो इसका दिए हुए ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा। तो क्या लिखोगे? यस इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो द ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड। आप पूरा लिखोगे, सो द ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू इंक्लूड इन नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय होटल ओनर। होटल है, होटल है, फ्रिज खरीदा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर है ना मेरे भाई, होटल है तो फर्म तो आ गई पिक्चर में, फर्म तो है, यस और नो। फर्म आ गई। अब दिमाग में हो सकता है सर इंटरमीडिएट नेचर, अरे भाई वो तो फाइनल गुड्स है ना, इंटरमीडिएट गुड्स कहां होगा? इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं, लेकिन फ्रिज तो एक फाइनल नेचर है। याद करो गुड्स का वीडियो, स्टूडेंट्स ध्यान करो, हर क्लास की कनेक्टिविटी मिल रही है अभी, हर वीडियो कनेक्ट हो रहा है। मैंने कहा था गुड्स का वीडियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेफ्रिजरेटर किसने खरीदा? फर्म ने खरीदा, इसका मतलब एक इन्वेस्टमेंट हुआ, बिजनेसमैन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सो द ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड। यस जीडीसी, ये देखो। अगला अब थोड़ा सा टफ है, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेस बाय हॉस्पिटल। अब यहां पे यूनिफॉर्म खरीद कौन रहा? हॉस्पिटल खरीद रहा है, इसका अगेन बिजनेस इन्वॉल्व हो गया। अब
अब आप बोलोगे सर वो सर्विस दे रहा है। अरे मेरे भाई एक बात सोच, हॉस्पिटल ने अपने स्टाफ के लिए, नर्सेस पर माफी चाहूंगा, स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म परचेस करी। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यूनिफॉर्म पहन के क्या हम हॉस्पिटल के अंदर पहनेंगे ना यूनिफॉर्म? कोई भी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है ना, हॉस्पिटल ने अपने स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म खरीदी। अब वो यूनिफॉर्म एट वर्क है ना, वर्क के समय काम कर रहा है ना, क्या वो यूनिफॉर्म पहन के कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने गया होगा? नहीं गया होगा भाई। तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का तो कोई भी रोल नहीं बनता। इन काइंड का है कि मैं तुमसे सर्विस ले रहा हूं, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से सर्विस ले रहा है, उसके बदले में कुछ दे रहा है। तो भाई यहाँ पे जो चीज दी जा रही है वो तो इन एट द टाइम ऑफ वर्क है ना, एट द टाइम ऑफ वर्क है ना। अब हम हॉस्पिटल की एप्रन पहन के, डॉक्टर अपने एप्रन पहन के तो कोई फंक्शन में जाएगा नहीं ना। तो अल्टीमेटली अगर कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर अपने स्टाफ को कोई भी यूनिफॉर्म देता है तो उसका एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? एक्सपेंस हुआ, क्योंकि वो उसकी मदद से अपने पेशेंट्स वगैरह को या सपोज दूसरे लोगों को सर्विस देगा। तो अल्टीमेटली इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस, इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन, इसको बेटर राइट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सो नॉट इंक्लूडेड, सो द ट्रांजैक्शन विल नॉट इंक्लूडेड। अभी पढ़ चुके हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिकॉर्ड नहीं होता है, देखो माइनस हो जाता है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता है। राइट, ये चीज स्टूडेंट्स अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें हमने देखा कि हाउ यू ट्रीट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू हाउ वी ट्रीट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। अब मैं यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान देना, नेशनल इनकम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। उसका नेशनल में क्या होगा वो हमें नहीं सोचना, डोमेस्टिक में क्या होगा हमें ये देखना है। अभी फिलहाल देखो, डोमेस्टिक को करने का फंडामेंटल लॉ, जैसे मैंने नेशनल इनकम में कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा नहीं आएगा उसका एक ही फंडामेंटल है। सर अगर वो हमारे फॉर्मूले में आया होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब इफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज देयर इन द पर्टिकुलर फॉर्मूला देन वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट, ऐड हो रहा है क्योंकि नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली डिडक्टेड यानी कि नॉट इंक्लूडेड। फिलहाल यहां पर पढ़ने के लिए, डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए केवल एक बात को याद रखना कि वो जो इनकम हो रही है ना, वो जो अर्निंग हो रही है ना, वो अर्निंग कहां से हो रही है। मतलब वो जो हमने जो अर्न करा, वो अर्निंग करने के लिए हमने जो सर्विसेज दी होंगी या गुड्स या सर्विस जो भी प्रोड्यूस होगी वो किसके देश में हुई होगी, उधर हुई होगी या हमारे इधर हुई होगी, समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अपना एक कपड़ों का शोरूम खोला, गारमेंट्स शोरूम खोला इंडिया में, बट अब मैं इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन में ही वर्क कर रहा हूँ, यहाँ के गवर्निंग लॉज को फॉलो कर रहा हूँ। अब अगर मैं सपोज मानकर चलो अपनी एक ब्रांच फॉरेन में डालता हूँ, कहीं भी, लेट अस सपोज अमेरिका में हमने एक ब्रांच ओपन करा। अब मानकर चलो बेटा अपन कहीं फॉरेन कंट्री में ओपन कर रहे हैं अपनी एक ब्रांच बिजनेस की, तो दैट मीन्स हम गुड्स एंड सर्विस कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनके बाई लॉज को फॉलो कर रहे हैं ना, उनके डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन में आ गए ना, तो उनके डोमेस्टिक में आएगा। फंडामेंटल लॉ, अगर हम गुड्स एंड सर्विस उसके देश में यानी कि फॉरेन में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फॉरेन के डोमेस्टिक में आएगा, गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में आ रहा है तो वो हमारे देश के डोमेस्टिक में आएगा। करने के लिए समझते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन। अब देखो सैलरी किसने रिसीव करी, इंडियन ने करी, इंडियन ने करी, वेरी गुड, ठीक है करी। अब लेकिन इंडियन ने जो रिसीव करी वो वर्क कहां करता है, वर्किंग इन अमेरिका। अब ये देखो आ गई फॉरेन कंट्री, आ गई फॉरेन कंट्री। मतलब एक व्यक्ति ने, इंडियन है, उसने अपनी सर्विसेज कहां दी होंगी, अमेरिका में दी होंगी ना। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कहां हुए, उनकी बाउंड्री लाइन में हुए ना, तो इसका तो उनके डोमेस्टिक में आ रहा है ना। तो इसका मतलब
ये क्या हमारे इंडिया में सर्विस प्रोड्यूस हुई? कहां हुई? उनके में हुई। तो यानी कि क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम। सर्विस कहां प्रोड्यूस हो रही है भैया? अमेरिका में हो रही हैं, भले ही इंडियन नहीं कर रहा। सर ये नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं? हाँ, टेक अ ब्रेक। नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं वो तो बात की बात है ना। अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहा हूं? डोमेस्टिक। अच्छा अब चलो पूछ लिया है तो बता ही देता हूं। मानकर चलो अगर ये क्वेश्चन नेशनल इनकम में होता तो क्या रिकॉर्ड होगा? यस होगा। क्यों? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कहां हो? ध्यान दो भाई, कहां से आ रहा है पैसा? अमेरिका से आ रहा है, इंडियन को आ रहा है। मैं नेशनल इनकम में आ गया 2 मिनट के लिए, समझना मैं नेशनल इनकम में आ गया हूं। फॉरेन का पैसा इंडिया में आ रहा है, नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर क्वेश्चन नेशनल होता। अभी लेकिन क्या बोल रहे हो? डोमेस्टिक। तो हमने सर्विस अमेरिका में प्रोड्यूस, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे आगे, सैलरी रिसीव बाय अ फॉरेनर, फॉरेनर ने रिसीव करी, ठीक है। अब काम कहां कर रहा है? इंडिया। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किसकी बाउंड्री में हो रही है? अपने बाउंड्री लाइन में हो रही है, इंडिया के डोमेस्टिक लाइन में हो रही है। देखो सैलरी रिसीव, अरे सैलरी किसी ने भी रिसीव करी, हमें क्या करना? कहां सर्विस मिल रही है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कहां हो रहा है? हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन, हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। अब अच्छा, अब यही वाली बात को मैं नेशनल पूछू तो पैसा तूने दिया तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड हो गया था, तो उसका ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। समझो समझो समझो। पिछले केस में क्या था? इंडियन को मिला बाहर से, नेशनल, 1 मिनट के लिए नेशनल पे आ रहा हूं, 1 मिनट के लिए नेशनल पे आ रहा हूं। इंडियन को बाहर से मिला तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सैलरी रिसीव बाय अ फॉरेनर, इसका मतलब इंडिया, वर्किंग इन इंडिया, इंडिया वाले ने फॉरेन को दिया तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड हो गई, टू अब्रोड हो गई। तो फिर तो टू अब्रोड याद करो, फैक्टर इनकम फ्रॉम -2 होता है, इसका मतलब इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अभी लेकिन डोमेस्टिक पढ़ रहे हो तो डोमेस्टिक में तो है क्योंकि वर्किंग इन इंडिया आ गया। आगे बढ़ो, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी। प्रॉफिट कंपनी कौन सी थी? कहां की थी भाई कंपनी? इंडिया की थी। प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी, ब्रांच कहां है? फॉरेन में है, फॉरेन में है ना भैया। तो गुड्स एंड सर्विस कहां प्रोड्यूस किए होंगे? फॉरेन में किए होंगे ना। तो ये नो, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रेंट अर्न बाय एन इंडियन, अब आ जाओ, रेंट किसने अर्न किया? इंडियन ने। प्रॉपर्टी कहां थी लेकिन? फॉरेन में। फॉरेन की प्रॉपर्टी को मैं यहां नहीं लाऊंगा ना भाई, फॉरेन की प्रॉपर्टी का तो फॉरेन में सर्विसेज दूंगा, तो फॉरेन में सर्विस दी, इसका मतलब क्या? सर्विस कहां है? फॉरेन। क्या हमारे बाउंड्री लाइन में? नहीं, तो इसका मतलब नो। सिंपल, फंडामेंटल एक ही है राजा। देख बात को समझो, अगर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे बाउंड्री लाइन में प्रोड्यूस होगी तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ अवर डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन, अदरवाइज नहीं। यहां पे क्या था? इंडियन ने रिसीव किया अमेरिका में, इसका तो उनकी बाउंड्री आ गई। यहां बाय फॉरेनर इन इंडिया, तो ये हमारे इंडिया की बाउंड्री लाइन आ गई। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन, ब्रांच फॉरेन में थी तो उनकी बाउंड्री आ गई। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन अगेन, या रेंट रिसीव बाय इंडियन अगेन, लेकिन प्रॉपर्टी का बाहर है तो उनके बाउंड्री में से नो आ गए। यहाँ पे दोनों में नो, ऊपर वाले में। अब आया, टेक ब्रेक। गुड स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमारी काफी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। अभी बस एक लास्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू डोमेस्टिक इनकम, कंसेप्ट ऑफ एम्बेसी। मैं आपको 2 क्वेश्चन ये ऊपर नीचे इसमें फर्स्ट सेकंड में क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम का, ये नेशनल इनकम का फिलहाल नहीं है। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन, इसका तो इंडिया का रहने वाला है, बट टॉप इज इंडियन लिखा है तो इंडिया का रहने वाला है। इंडियन
वर्किंग इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, हमें क्या करना अभी फिलहाल के लिए, उसकी ब्रांच लेकिन फॉरेन में है, ब्रांच फॉरेन में है। सपोज इंडिया का एक बंदा एसबीआई। स्टूडेंट्स, अब हम बिल्कुल एंड के पर्टिकुलर कंसेप्ट पे हैं, डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड, एम्बेसी से। एम्बेसी वर्ड का रोल हमारे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन में क्या है, अपन अभी वो समझते हैं। है वही डोमेस्टिक इनकम। पहला क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन, इंडियन है तो इंडिया में ही काम कर रहा होगा, इंडिया का ही, मतलब इंडियन लिखा है तो इंडिया का रेसिडेंट होगा ना। इंडियन वर्किंग इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, फिलहाल अभी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हैविंग इट्स ब्रांच इन अब्रॉड, फिर से वही बात, पिछले वाला अभी जस्ट पिछले इसमें क्वेश्चन देखे थे। तो वो इसका मतलब उस इंडियन बंदे ने, इंडियन इंडिविजुअल ने अपनी सर्विसेज कहाँ दी होंगी, अब्रॉड में दी होंगी। तो इसका हमने सर्विस कहाँ प्रोड्यूस करी, वहां करी, तो इसका मतलब नो, हमारे डीटीसी, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का टुकड़ा नहीं, हमारे डोमेस्टिक इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगा। केस नंबर 2 देखना, सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन, सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन, सब सेम जा रहा है, देख लीजिए। सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन वर्किंग इन, सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन वर्किंग इन। यहां मैंने इंडियन कंपनी लिखा था ना, अब मैंने वर्ड दे दिया इंडियन एम्बेसी। दरअसल एम्बेसीज आर गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स जो उस पर्टिकुलर जो दूसरे देश होते हैं, फॉरेन कंट्रीज होते हैं, उसमें अपने देश की एम्बेसी, मतलब वो वहां के पूरे गवर्नमेंट नॉर्म्स को देखेगी। एक बात याद रखना बेटा, मैंने अभी तक दोनों चीजों के फंडामेंटल क्लियर करे। नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, उसका फंडामेंटल लॉ क्या है, स्टूडेंट्स बताइए। सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कब, अगर हमारे फॉर्मूले में प्लस हो रहा है तो इंक्लूड, नहीं हो रहा तो एक्सक्लूड। इधर आ जाओ, पिछले वाले केस में डोमेस्टिक टेरिटरी में कैसे खाया था, डोमेस्टिक टेरिटरी वो सर्विस कहाँ फॉरेन में जा रही है, फॉरेन में प्रोड्यूस हो रही है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में सर्विस कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, फॉरेन में, तो उसका मतलब फॉरेन का डोमेस्टिक में आएगा, हमारे डोमेस्टिक में नहीं आएगा। अब ऐसे फिलहाल अभी एम्बेसी के केस में, लेकिन याद रखना जिस देश की एम्बेसी का नाम उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, समझते। सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इसका मतलब इंडिया की एम्बेसी है, कहां है, फॉरेन में। इंडिया की एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इंडिया के ही डोमेस्टिक में आएगी। इंडिया की कंपनी फॉरेन में होती तो उनके डोमेस्टिक में आती, लेकिन ये एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया के एम्बेसी अगर कहीं भी होगी, किसी भी फॉरेन कंट्री में होगी, तो वो इंडिया के ही गवर्निंग लॉज में आएगी, इसका मतलब वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी। बिल्कुल पैरेलल समझ लो मेरे बच्चों। इंडियन वर्किंग इन इंडियन कंपनी फॉरेन में, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी फॉरेन में। अब ये कंपनी थी तो उनके डोमेस्टिक में चला गया क्योंकि अब्रॉड वर्ड है, लेकिन ये एम्बेसी है तो हमारे में ही आएगा। यस, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय रशियन। अब एक रशियन बंदे ने अर्न करा, बाय एन रशियन, सुनना जरा, सैलरी रिसीव बाय रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है एक रशियन। एम्बेसी किसकी है, रशिया की नहीं है, इंडिया की है। इंडियन एम्बेसी कहां है, रशिया में है। अरे तो भाई रशिया में होगी, लेकिन है किसकी एम्बेसी, इंडिया की है ना। तो इंडिया की एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में किसके डोमेस्टिक में आएगी, इंडिया के में आएगी। इसका मतलब यस सर, सैलरी तो रशियन रिसीव कर रहे हैं, तो भाई मैं अभी नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूं क्या, डोमेस्टिक कंसेप्ट चल रहा है ना। तो इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, इसका मतलब वो इंडिया के ही डोमेस्टिक का पार्ट है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स देखो बेटे, केवल ये फंडामेंटल लॉज हैं समझने के, इतना टॉपिक आप लोगों को आएगा ही पेपर में। कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी, कहाँ कौन सा एस्टिमेशन, ये फंडामेंटल लॉ से करो। मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को दे दूंगा, सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ओके, थैंक यू।